हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इन्वर्टर डिफरेंट इन्वर्टर सर्किट्स की हम स्टडी करेंगे। और जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इन्वर्टर का क्लासिफिकेशंस बता दिया था, इन्वर्टर के एप्लीकेशन, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो फर्स्ट जो टाइप है इन्वर्टर का वो हम आज पढ़ेंगे। And first we will study about the single phase inverter, then we will move on three phase inverter circuits. So we know that inverter is a circuit which converts DC into AC. अब हम इनपुट साइड में अभी हम जितने भी इन्वर्टर सर्किटरी की स्टडी करेंगे, हम इस अजम्पशन पे करेंगे कि जो आउटपुट मिलेगा वो हमें स्क्वायर वेव मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें हम मतलब जो सिंगल फेज में पढ़ेंगे हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर ही पढ़ेंगे। दूसरा इसमें हम ये अजम्पशन करेंगे कि जब तक यहाँ पर ट्रिगरिंग पल्स प्रेजेंट है तब तक वो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। दिस इज जस्ट अजम्पशन, बट इसमें थायरिस्टर का ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे थायरिस्टर एज अ स्विच एक्ट करता है सर्किट में। तो सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर्स जो है ये हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ ब्रिज इन्वर्टर और दूसरा होता है फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द हाफ ब्रिज इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की यदि हम सर्किटरी को देखें तो इसमें दो थायरिस्टर कनेक्टेड है और ये दो डायोड्स कनेक्टेड है। इन डायोड्स को हम कहते हैं दीज आर द फीडबैक डायोड्स, ओके। और जो सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर है इसमें हमने 3 वायर सप्लाई डीसी सप्लाई का यूज़ किया है। देन व्हाट डू यू मीन बाय 3 वायर डीसी सप्लाई? इसमें देखिए इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पर ये आपको 1, 2 एंड 3 ये वायर्स दिख रहे हैं। मतलब कि इस डीसी सोर्स से ये 3 वायर्स आपको दिख रहे हैं और इसमें अपर साइड में Vs/2 वोल्टेज है और लोअर साइड में Vs/2 वोल्टेज है, ओके। तो इसमें ये जो Vs/2 वोल्टेज हाफ ऑफ द बैटरी हमने ऊपर करी है, हाफ ऑफ द बैटरी हमारी नीचे दिखा रही है हाफ ऑफ द वोल्टेज को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप इसको ऐसे अज्यूम करिए कि ये हमारा जैसे ट्रांसफॉर्मर की हम बात करें तो कैसे टैप्ड ट्रांसफॉर्मर होता है, टैपिंग यदि हम कर देते हैं तो वाइंडिंग्स होती है और बीच में से मिड में से हम एक पॉइंट टैप करके निकाल लेते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे हमने बैटरी में किया है कि मान लो ये दो सिरे हैं बैटरी के और उन दोनों को जोड़ के हमने एक थर्ड पॉइंट निकाल लिया है। तो ये कहलाता है आपका 3 वायर सप्लाई, ओके। तो यहाँ पर हमने 3 वायर सप्लाई को कनेक्ट करा है और ऊपर वाला थायरिस्टर जो है वो आपका जब कंडक्ट करेगा, T1 कंडक्ट करेगा तो आपको पॉजिटिव हाफ मिलेगा और जब T2 कंडक्ट करेगा तो आपको नेगेटिव हाफ मिलेगा, क्योंकि हमें बनाना क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें जनरेट करना है। तो एक बार हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए और एक बार हमें नेगेटिव आउटपुट चाहिए। तो T1 जब कंडक्ट करेगा तो बैटरी का अपर पोर्शन कनेक्ट होगा और जब T2 कंडक्ट करेगा तो बैटरी का लोअर पोर्शन कनेक्ट होगा, ओके। तो और इसमें मान लो कि हमने इस वेवफॉर्म को हम देखो इट इज द वेवफॉर्म फॉर द T1। तो जब हम T1 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे, मान लो हमने Ig1 ट्रिगरिंग पल्स दी है तो T1 कंडक्ट करेगा और जब T1 कंडक्ट करेगा तो अपर हाफ आपका कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से आपका करंट चलेगा। चूँकि ये T1 कंडक्ट कर चुका है तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है और आपका आउटपुट जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो हमें ये आउटपुट मिलेगा जब T1 ने कंडक्ट करा।
तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे T/2 पॉइंट। ओके, तो 0 से लेकर T/2 तक T1 कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर हम थायरिस्टर को जब कम्यूटेट करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान लो T1 कंडक्ट कर रहा था, तो जितने टाइम पीरियड तक T1 कंडक्ट करेगा उतने ही टाइम पीरियड तक हम T2 को भी कराएंगे। तो जितने टाइम पीरियड तक T1 कंडक्ट करेगा तब तक आपको पॉजिटिव हाफ मिलती जाएगी। जब आप इस T1 को कम्यूटेट कर दोगे तो वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका T/2। हाफ साइकिल आपकी जनरेट हो गई T1 के कंडक्ट करने से। अब हम क्या करेंगे, इस हाफ पीरियड के बाद T1 को कम्यूटेट कर देंगे। जब हम T1 को कम्यूटेट कर देंगे उसके बाद हम T2 को ट्रिगर करेंगे। जब आप T2 को ट्रिगर करोगे तो करंट कंडक्शन जो है वो इस पाथ के, ये वाले पाथ के थ्रू होने लगेगा। तो जब इस पाथ के थ्रू होगा तो देखिए कंडक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होने लगेगा। मतलब कि जब T1 कंडक्ट कर रहा था तब आपको इस डायरेक्शन में करंट कंडक्शन हो रहा था, और जब T2 कंडक्ट कर रहा है तब उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कंडक्शन हो रहा है। तो जब आपका लोअर हाफ कंडक्ट करेगा तो मतलब T2 जब कंडक्ट करेगा तो बैटरी का लोअर हाफ कनेक्ट होगा लोड के थ्रू और आपको आउटपुट मिलेगा। तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। जो आपने पहले बनाया था उसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव आउटपुट है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका T का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक T1 ने कंडक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक T2 ने कंडक्ट किया, और हमें ये स्क्वायर वेव मिली। और ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी, T1 कंडक्ट करेगा, फिर T2 कंडक्ट करेगा। तो ये जो टाइम पीरियड हुआ टोटल, दिस इज द टोटल टाइम पीरियड T। ओके, सॉरी, ये टोटल टाइम पीरियड 0 से लेकर T तक का, दिस इज टोटल टाइम पीरियड T। तो T/2 तक T1 ने कंडक्ट किया और अनदर T/2 के लिए T2 ने कंडक्ट किया। ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन फॉर द हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो जब आपका T1 कंडक्ट करेगा तब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो Vs/2 मिलेगा, और जब T2 कंडक्ट करेगा तब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो -Vs/2 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम T1 और T2 के टर्न ऑन और ऑफ पीरियड को कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, द टोटल टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड ऑफ द कंडक्शन ऑफ T1 एंड T2। तो यदि आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज कैन बी चेंज बाय कंट्रोलिंग द टाइम पीरियड T। बट इस हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सबसे जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि इट रिक्वायर्स 3 वायर डीसी सप्लाई। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हियर वी आर यूजिंग अ 3 वायर डीसी सप्लाई। तो the main drawback of half bridge inverter is it requires 3 wire DC supply। और इस डिफिकल्टी को हम फुल ब्रिज इन्वर्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो हम फुल ब्रिज इन्वर्टर को देखते हैं। फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है, वी यूज द फुल ब्रिज इन्वर्टर फॉर ओवरकमिंग द ड्रॉबैक ऑफ दैट 3 वायर डीसी सप्लाई। वहाँ पर हम सिंपल एक बैटरी सोर्स का यूज़ करेंगे और हमें ये 3 वायर डीसी सप्लाई यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो हम देख लेते हैं फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर को भी। So see, this is the full bridge inverter. It is a single phase full bridge inverter। और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 वायर डीसी सप्लाई का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर आपको सिंपल डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके ही हमने सर्किट को डिज़ाइन किया है। एंड दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 SCRs and 4 diodes। And in this circuit, number of thyristors and diode is twice of that in the half bridge inverter।
So this however does not go against full inverter because इसमें चूंकि डबल स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ करी है, बट ये इसका ड्रॉबैक नहीं है हाफ ब्रिज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर यदि हमने ये स्विचेस यूज़ करें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया है, हाफ ब्रिज के कंपैरिजन में जस्ट डबल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था वो Vs/2 मिल रहा था, और यहाँ पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो Vs मिल रहा है। इट मीन्स हाफ ब्रिज के कंपैरिजन में फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है वो हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर जैसा हमारे ब्रिज सर्किटरी यूज होते कंडक्ट करते हैं वैसे ही यहाँ कंडक्शन होगा। इसमें थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2 जो है वो जब भी हम इसको T1 और T2 को हमेशा हम साथ में ट्रिगरिंग पल्स देंगे, तो जब T1 और T2 को आप ट्रिगर करोगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो T1 के थ्रू होते हुए लोड और T2 के थ्रू होते हुए सप्लाई, इस तरीके से आपका करंट कंडक्शन होगा और आपको किसी एक डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन हम बनाएंगे वो दिस इज द डायरेक्शन, और जब आप इसको कम्यूटेट कर देंगे तब आप T3 और T4 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे। T3 और T4 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो जो कंडक्शन होगा वो बैटरी सोर्स के थ्रू T3 से लोड से T4 एंड देन अगेन टू Vs। इस तरीके से आपका T3 एंड T4 कंडक्ट करेंगे और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब T1 और T2 कंडक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव हाफ ऑब्टेन करेंगे हम, और जब T3 और T4 कंडक्ट करेंगे तो हमें नेगेटिव हाफ मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यदि मैं हाफ ब्रिज देखूँ या फुल ब्रिज देखूँ, हाफ ब्रिज में 2 थायरिस्टर्स लगे थे, फुल ब्रिज में आपके 4 थायरिस्टर्स लगे हैं। तो यदि हमारा लोड रेजिस्टिव है तो केवल ये एक सिंगल थायरिस्टर्स भी सफिशिएंट है ऑपरेशन, ये ऑल्टरनेटिंग आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, यदि हमने सिर्फ रेजिस्टिव लोड यूज़ किया है। बट जो लोड होते हैं यूजुअली, और लोड जो होते हैं वो यूजुअली इंडक्टिव होते हैं, तो यदि हम इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं तो उस केसेस में आपका VO और IO, जैसे रेजिस्टेंस के केस में तो VO IO सेम फेज में होंगे, VO और IO के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो VO और IO है दे विल नॉट बी इन द फेज। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस कई सर्किट्स देखे जिसमें हमने ये देखा कि जब भी इंडक्टिव लोड होता है तो थायरिस्टर के थ्रू करंट एकदम से ज़ीरो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारे जब मेन थायरिस्टर्स टर्न ऑफ हो जाएंगे उस टाइम पर जो हमने यहाँ डायोड्स लगाए हैं D1, D2, D3, D4, दे विल गिव द पाथ टू द करंट टू फ्लो व्हेन दिस थायरिस्टर्स गेट्स टर्न ऑफ। इसीलिए इन डायोड्स को हम, दिस डायोड्स आर कॉल्ड फीडबैक डायोड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फीडबैक डायोड्स कहते हैं, क्योंकि ये चाहे आपका फुल ब्रिज ले लो आप, चाहे आप आपका हाफ ब्रिज ले लो, हाफ ब्रिज में भी यदि लोड इंडक्टिव है तो उस टाइम पर आपको इन थायरिस्टर्स के एंटी पैरेलल में डायोड्स को कनेक्ट करना होगा जो कि फीडबैक करंट को क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज द both the inverters for single phase bridge inverters, one is half bridge inverter and this another is full wave bridge inverter। full wave bridge inverter की भी यदि हम वेव फॉर्म देखें
तो ये ऊपर वाले जो है वो IG1 एंड IG2 के लिए है, मतलब T1 और T2 के लिए है गेट करंट, और दूसरा IG3 एंड IG4 के लिए है। और अल्टीमेटली जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें स्क्वायर वेव मिल रहा है, और जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो Vs है, मतलब ये है आपका प्लस Vs और ये है हमारा माइनस Vs। ओके, अब इसमें एक चीज जो है वो ये आपको याद रखने योग्य है कि इसमें मैंने यहाँ पर हमने यहाँ पर जो सर्किटरी यूज करी है वो थायरिस्टर के थ्रू करी है। अब इन थायरिस्टर्स की जगह आप कोई भी स्विचिंग डिवाइस कनेक्ट करके इन्वर्टर सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। द स्विचिंग डिवाइस मे बी IGBT, इट मे बी अ मॉसफेट। तो आप मॉसफेट या IGBTs को कनेक्ट करके भी इन्वर्टर सर्किट को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। अब हम इसका थोड़ा फोरियर एनालिसिस देख लेंगे। हम जितने भी इन्वर्टर्स पढ़ेंगे उन सभी का कुछ पोर्शन में हम फोरियर एनालिसिस को भी फोरियर एनालिसिस से ही हम इसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्वायर वेव दिख रही है, तो स्क्वायर वेव का एनालिसिस जो है, फोरियर एनालिसिस जो है वो आप लोगों ने आई थिंक you might be studied in the previous semesters like in network analysis, जिसमें कि हम फोरियर एनालिसिस या लाप्लास एनालिसिस पढ़ते हैं वेव फॉर्म्स का। तो नेटवर्क सिंथेसिस में, सर्किट सिंथेसिस में आपने ये पढ़ा होगा, तो बस उसी का हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे और इन वेव फॉर्म्स का हम फोरियर एनालिसिस करेंगे। तो यदि आप इन वेवफॉर्म्स को देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये जो वेवफॉर्म है, ये पहली चीज़, इसमें 2-3 चीज़ें आपको इसमें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी या आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें ये जो वेवफॉर्म है, एक तो ये हाफ वेव सिमेट्री को कंप्लीट करती है। स्क्वायर वेवफॉर्म है, हाफ वेव सिमेट्री, क्वासी स्क्वायर सिमेट्री भी इसमें अप्लाई होगी। तो ये जब सिमेट्रीज हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको पता है AN, BN और A0, AN, BN, ये 3 टर्म्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसको करेंगे, इसका जो फंक्शन हम डिज़ाइन करेंगे, तो फंक्शन में हम देख रहे हैं कि एक बार आपको Vs वोल्टेज मिल रहा है और एक बार आपको Vs/2 वोल्टेज मिल रहा है। मतलब हाफ ब्रिज का केस हम देखें तो हमें Vs/2 वोल्टेज मिल रहा है, फुल ब्रिज का केस हम देखें तो हमें Vs वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फोरियर इक्वेशंस यदि रखेंगे तो दैट I am showing, I have copied from the book, so you can see this is the Fourier analysis and यहाँ पर हम VO के लिए हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन जो हमारा बना वो बना 2Vs/n पाई इंटू साइन n ओमेगा t। ठीक है, और ये हमने बनाया, तो ये बना फॉर हाफ ब्रिज इन्वर्टर, और फुल ब्रिज के लिए जस्ट इससे डबल आउटपुट हमें मिला था, तो ये बन जाएगा 4Vs/n पाई साइन n ओमेगा t। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जो स्क्वायर वेव फॉर्म है हमें जो मिली, उसका यदि हमने फोरियर एनालिसिस किया, एक्चुअली में हम फोरियर एनालिसिस क्यों करते हैं, जैसे आपने नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, यदि मैं इस इन्वर्टर आउटपुट का फोरियर एनालिसिस करूं तो यहाँ पर चूंकि बनी तो क्या है, आपकी स्क्वायर वेव बनी है, बट इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, साइनोसाइडियल वेवफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर वेवफॉर्म होती है वो मल्टीपल साइनोसाइडियल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यदि हम इन जो क्योंकि इसमें बहुत सारी पल्सेस, यदि मान लो इसका मैं फर्स्ट टर्म लिखूं, इसकी यदि मैं सीरीज लिखूं, यहाँ पर देखिए, यदि मैं इसकी सीरीज लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, n = 1 पुट करूं मैं तो मुझे मिलेगा
2vs अपॉन पाई इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस आप दूसरा रखोगे n इज इक्वल टू 3 आप पुट करोगे, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी, ये जितने भी साइन के इवन टर्म्स है वो हम ज़ीरो कर देंगे, और वैसे भी इसमें हाफ वेव सिमेट्री है तो जितने भी आपकी इवन टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाएंगे, n इज इक्वल टू इवन के लिए जो भी टर्म्स है वो ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने सारी ऑड टर्म्स लिए 1 3 5, तो ये हो गया 2vs अपॉन एन पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी में यदि n इज इक्वल टू 1 रखूंगी तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा मुझे 2vs अपॉन पाई इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो ये मिल गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म प्लस करोगे आप, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, 3 रखोगे n इज इक्वल टू, n इक्वल टू 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 2vs अपॉन 3 पाई इंटू साइन 3 ओमेगा टी, मतलब कि यहाँ पर साइन का कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है, थर्ड कंपोनेंट 3 ओमेगा टी मिल रहा है, देन 5 ओमेगा टी, देन 7 ओमेगा टी। तो जब मैंने इस स्क्वायर वेव को, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब मैंने इस स्क्वायर वेव का रियलाइजेशन किया थ्रू द फोरियर एनालिसिस तो मुझे उसमें साइन के कंपोनेंट्स मिले, ठीक है, और वो भी कौन कौन से, एक तो फर्स्ट कंपोनेंट मिला, दूसरा थर्ड कंपोनेंट मिला, और तीसरा फिफ्थ सेवेंथ एंड ऑल द ऑड कंपोनेंट्स मिले। तो अब इन्वर्टर के थ्रू हमें क्या चाहिए, हमें तो फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए, हमें सिर्फ साइन ओमेगा टी चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू जनरेट और वी हैव टू क्रिएट, आई शुड से वी हैव टू क्रिएट वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साइनोसाइडियल वेवफॉर्म का जो इक्वेशन है जो हम आज तक पढ़ते आए वो है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इट मीन्स हमें साइन का कंपोनेंट चाहिए, तो जब मैं स्क्वायर वेव का फोरियर एनालिसिस करूंगी तब जाके मुझे साइनोसाइडल कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, और वो भी मुझे फर्स्ट कंपोनेंट ही चाहिए, मतलब साइन ओमेगा टी ही चाहिए, आई डू नॉट नीड साइन 3 ओमेगा टी, साइन 5 ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर हायर कंपोनेंट, इसको हम कहेंगे जो हायर ऑर्डर की कंपोनेंट्स हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और ये जो थर्ड कंपोनेंट, फिफ्थ कंपोनेंट, सेवन्थ कंपोनेंट होता है इनको रिमूव करते हैं और हम इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाते हैं कि हमें केवल फर्स्ट कंपोनेंट मिले, बाकी के कंपोनेंट नहीं मिले। ये मैं और फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ, क्योंकि ये हार्मोनिक्स आप जब भी आप स्टडी करते हो, चाहे आपने हार्मोनिक्स की जहाँ पर भी स्टडी करी हो, मैंने आपको शायद मशीन्स में भी बताया था कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। हार्मोनिक्स इज द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हमें चाहिए सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यूजुअली आप जब भी स्टडी करते हो तो आप ये देखते हो कि हमें जो हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं वो थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक के होते हैं। हम बहुत ही रेयर सुनते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक या सिक्स्थ हार्मोनिक है, ठीक है। मतलब कि जो इवन ऑर्डर के इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं सप्लाई में, बट हमेशा ऑड हार्मोनिक्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की हम स्टडी पढ़ते हैं और उन्हीं का हम एनालिसिस पढ़ते हैं कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स। बट वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि वो ऑड हार्मोनिक्स ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। ऑड हार्मोनिक्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमने यदि इन्वर्टर डिजाइन किया है ये स्विचिंग डिवाइसेस लगा के, तो हमने इसका जब फोरियर एनालिसिस किया तो आपने देखा यहाँ पर हमें साइन की कंपोनेंट मिले, हायर ऑर्डर के कंपोनेंट भी मिल रहे हैं, बट यूजुअली कौन से मिल रहे हैं, ऑड ऑड ऑर्डर के मिल रहे हैं, 1 3 5 7 के मिल रहे हैं। तो दीज आर द सम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि हम ऑड हार्मोनिक्स का ही ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, उन्हीं को रिमूव करने की पूरी कोशिश करते हैं ठीक है। तो आपको ये दो इक्वेशंस याद रखनी है, दिस इक्वेशन वुड बी हेल्पफुल इन द न्यूमेरिकल्स। तो आप देख लीजिए इसमें 2vs है, इक्वेशन वही है, बस यहाँ 2vs है और यहाँ पे 4vs है, ओके। एंड आगे यदि हम देखें तो ओमेगा जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2πf, एंगुलर वेलोसिटी है, एंड द करंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस 2vs अपॉन n पाई, अपॉन में हमने क्या कर दिया Zn,
एंड साइन एन ओमेगा टी इंटू फाई एन, मतलब ये एन ओमेगा टी में यदि एंगल ऑफ लैग है तो इस फाई एन को हमें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि इंडक्टिव लोड है तो इस करंट में हमने, सपोज कर लिया इंडक्टिव लोड है, तो हमने ये एंगल ऑफ लैग को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। Zn इज द लोड इम्पेडेंस एट NF फ्रीक्वेंसी, कोई भी n फ्रीक्वेंसी के ऊपर लोड है ये। इस Zn को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और Z क्या है, Z L और C का कॉम्बिनेशन होगा। Z जो है वो इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C। तो इसलिए हमने यहाँ पर XL माइनस XC करा है, और एंगल जो होता है वो होता है आपका tan इनवर्स X अपॉन R। तो दिस इज द Fourier analysis of the single phase inverter output voltage. I hope you all understood. Thank you. Have a nice day.